हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 16, वो है डेटाबेस रिकवरी के बारे में। पिछली बार हमने कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। डेटा कंकरेंसी क्या चीज़ है, उसमें उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसके बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद उसकी कुछ मेथड्स थे जिससे हम कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी देखे थे, जिसमें हमारा लॉगिंग मेथड था। तो आज हम देखते हैं डेटाबेस रिकवरी। कि डेटाबेस रिकवरी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, डेटाबेस रिकवरी का। डेटाबेस रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस एंड द डेटा टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, हमने पहले कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, कि कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंसी क्या है डेटा के बारे में। तो डेटाबेस रिकवरी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम रिस्टोर करते हैं डेटाबेस को और डेटा को। किस स्टेट पे? कंसिस्टेंट स्टेट पे। यानी एक फ्लो में जैसे डेटा आ रहा होता है और उसमें कहीं डिस्टरबेंस हो जाती है, तो उस डिस्टरबेंस को हम रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस है और डेटाबेस रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग, ये एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब इस लाइन में फॉर एग्जांपल किसी वजह से ये रिकवरी का या इज उड़ गया है या दी उड़ गया है, तो ये इनकंसिस्टेंसी आ गई है इस लाइन में। तो इस लाइन में इसको रिस्टोर करेंगे, दोबारा इसको ओल्ड वर्जन में बैकअप इसका चलाएंगे जिसमें ये इज और दी के वर्ड्स होंगे, तो वो दोबारा से इसको इसके प्रॉपर कंसिस्टेंट स्टेट में ले आएगा। तो डेटाबेस रिकवरी होती भी इसीलिए है कि आप बहुत बड़े डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, कंपनी लेवल पे, तो उसमें डिफरेंट ये कंकरेंसी कंट्रोल में जो प्रॉब्लम जैसे आ रही थी, डिफरेंट प्रॉब्लम उसमें आ रहे थे कि उसमें आप जो है आपका डेटा रीड और राइट, ठीक है, कभी रीड होता है कभी राइट हो रहा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो उसकी वजह से हमें रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है फिर, जब हमारा डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। इसमें इंक्लूड रिस्टोरिंग लॉस्ट डेटा अप टू द पॉइंट ऑफ द इवेंट। ठीक है, जिसमें इंक्लूड रिस्टोरिंग लॉस्ट डेटा अप टू द पॉइंट ऑफ द इवेंट, दैट इज सिस्टम क्रैश। ठीक है, आपका सिस्टम जहाँ पे क्रैश हुआ है, जिस लेवल पे, जिस जगह पे, उस जगह तक आप रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। There are many situations in which a transaction may not reach a commit or end point. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस जो चल रहे थे, कोई आप प्रोसेस चला रहे थे, वो आप कमिट के बारे में पिछली बार मैंने बताया था। ठीक है, कि जहाँ पे आप काम करके आके रुक जाते हैं, बस आपका एक स्टेज पूरा कंप्लीट हो गया, उसने उस आपने वहाँ पे लॉक लगा दिया, एक किस्म का कमिट कर दिया। ठीक है, जैसे आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, इंडिया का होता है, 10 कदम देखा होगा या कौन बनेगा करोड़पति, तो वहाँ पे जब आंसर पूछा जाता है तो आप गेस्ट से, तो गेस्ट को 3-4 बार कहा जाता है कि क्या आपके जवाब को हम लॉक कर दें, क्या आपके आंसर को हम लॉक कर दें, क्या आपके आंसर को फाइनल समझ लें। तो इसको कहते हैं कमिट करना। ठीक है, इसको कमिट करना। आपका जो ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की और आपको लगा कि बस मैंने अपना काम कर दिया यहाँ तक, वहाँ पे आपने कमिट कर दिया, स्टॉप कर दिया, या एंड पॉइंट तक, बिल्कुल एंड तक आपने उसको ले आए हैं। ठीक है, आपने कंप्लीट कर दिया। तो देर आर मेनी सिचुएशन इन विच ट्रांजेक्शन में नॉट रीच, यहाँ पे नॉट रीच की बात हो रही है, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश की वजह से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता। कौन सी वो वजूहात हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कैन टर्मिनेट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो क्रैश हो जाए ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहे थे डीबीएमएस के, तो इसकी वजह से भी हो सकता है आपका लॉस्ट। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन क्रैश, आपका पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो जाए, तो ये मसला आ सकता है। द सिस्टम माइट लूज पावर, पावर चली जाए, बिजली का मसला हो जाए, लाइट चली जाए, और आपने सिस्टम के लिए कोई अल्टरनेट बैटरी सिस्टम भी नहीं है, आपने सिंपल सिस्टम लगाया हुआ है, डेस्कटॉप सिस्टम, तो
उसमें बैटरी सिस्टम नहीं है, बैकअप नहीं है, यूपीएस सिस्टम नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रोसेसेस अपनी जगह तक नहीं पहुंच सकते। A disk may fail और अदर हार्डवेयर में फेल। डिस्क डेफिनेटली आपके हार्ड डिस्क में ही रिस्टोर हो रहा है सब कुछ। आपके पास दो ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है, तो दोनों में आपका फेल हो सकता है। ह्यूमन एरर कैन रिजल्ट इन डिलीशन ऑफ क्रिटिकल डेटा, ठीक है, और ह्यूमन भी गलती कर सकता है कि किसी क्रिटिकल डेटा को डिलीट करना। तो ये डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती। In any of these situations, data is in the database may become inconsistent or lost. इनकी वजह से आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है या इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है, दरमियान में क्रैश हो जाती है और आपका डेटा थोड़ा सा आया होता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर दोबारा जब आप और डेटा और राइट हो रहा होता है तो बीच का पीस मिस हो जाता है, दरमियान में कुछ ना कुछ डेटा मिस हो जाता है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। If a transaction has completed 30 out of 40 scheduled writes to the database when the database management system crashes, then the database may be in an inconsistent state as only part of the transaction work was completed. ठीक है, इनकंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा है कि आपने 30 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिए थे आउट ऑफ 40, ठीक है, 40 टोटल है लेकिन उसमें 30 कंप्लीट हुए, 10 रह गए राइट नहीं हुए, तो ये इनकंसिस्टेंसी है, वो 10 का पीस रह गया, बाकी तो आपने कंप्लीट कर दिया ट्रांजैक्शन वर्क, लेकिन जो 10 ट्रांजैक्शंस थे वो रह गए। तो अब ये इनकंसिस्टेंट डेटा है, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, एंड पॉइंट तक ये कंप्लीट नहीं है। फेलियर के टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, किन उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं सेक्शंस में। To see where the problem has occurred, we generalize failure into various categories as follows, ठीक है, कहाँ पे आ सकती हैं प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन फेलियर, a transaction has to abort when it fails to execute or when it reaches a point from where it cannot go any further, ठीक है, this is called transaction failure where only a few transaction or processes are hurt, ठीक है। ट्रांजैक्शन फेलियर का क्या मतलब हुआ, यानी आपकी ट्रांजैक्शन जो है दरमियान में ही एग्जीक्यूशन के दौरान ही एबॉर्ट हो गई, ठीक है, एबॉर्ट हो गई, रुक गई, आपको किसी वजह से रोकनी पड़ी, फेल हो गई। अ ट्रांजैक्शन हैज टू एबॉर्ट व्हेन इट फेल्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, आपने देखे होंगे अक्सर प्रोसेसेस रुक जाते हैं, आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही आगे नहीं जा रहे होते, तो आपको अबॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और व्हेन इट रीचेज अ पॉइंट वेयर इट कैन नॉट गो एनी फर्दर, या वही बात है कहीं पे आके रुक जाते हैं, या तो आपको खुद बंद करना पड़ता है उसको, कंट्रोल एल डिलीट हम दबा रहे होते हैं, डेल कंट्रोल एल्ट और डेल अक्सर हम दबाते हैं जब चीज़ हार्ड हो जाती है, रुक जाती है, तो काफ़ी प्रोसेस आपके रुक जाते हैं। आपने अगर लाइव देखना है तो आप अपने सिस्टम में कंट्रोल एल डेल प्रेस करें और उसमें फिर आप टास्क मैनेजर में जाएं, टास्क मैनेजर में आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन उनको समझ लें, डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो आप जो प्रोसेस हार्ड हुआ पड़ा है, रुका पड़ा है, तो आप उसको फिर एंड कर देते हैं, एंड टास्क पे उसको प्रेस करके एंड कर देते हैं। तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो सकता है इसमें, एक आपका जो प्रोसेस है वो डेटाबेस में जो चल रहा था वो नहीं चल पा रहा किसी वजह से, क्या वजह है, रीज़न क्या है ट्रांजैक्शन फेलियर के। लॉजिकल एरर वेयर अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट complete because it has some code error or any internal condition, ठीक है, कोड एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर आपके कोडिंग में मसला हो सकता है, कोडिंग में कोई एरर आ गया है जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा बग्स आ जाते हैं, तो बग्स को फिक्स किया जाता है, आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनकी अपडेट्स जब आती हैं तो उनमें लिखा होता है कि लिटिल इम्प्रूवमेंट या बग्स फिक्स, ठीक है, टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी या कंपेटेबिलिटी या परफॉर्मेंस। तो
लॉजिकल एरर, कोडिंग से रिलेटेड या इंटरनली उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो एरर होते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है ट्रांजैक्शन फेलियर की? सिस्टम एरर, सिस्टम का एरर, आपके सिस्टम जो आप जिसमें आप DBMS चला रहे हैं, वेयर द डेटाबेस सिस्टम इटसेल्फ टर्मिनेट, ठीक है, एन एक्टिव ट्रांजैक्शन बिकॉज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, ठीक है, आपका जो पूरा सिस्टम है DBMS का वो उसमें एरर आ जाए, or it has to stop because of some system condition. For example, in case of deadlock or resource unavailability, the system aborts an active transaction. अक्सर ऐसा होता है, वही जो मैंने आपकी एग्जांपल अभी दी ऊपर, कि आप कंट्रोल L डेल दबा के सिस्टम में जो प्रोसेस चल रहा है, जो रुका पड़ा है, उसको बंद करते हैं किसी वजह से, या तो उसमें डेडलॉक आ जाता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस एक ही रिसोर्स पे लड़ पड़ते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपके प्रोसेस जब चल रहे होते हैं तो उनको आपके सिस्टम के डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और डिफरेंट आपके जो हार्डवेयर बाकी जो लगे हुए हैं, ऑडियो वीडियो सिस्टम जितने भी हैं अपने सिस्टम में आपके, उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि एक प्रोसेस है वो एक रैम को फॉर एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा है उस वक्त, ये एग्जांपल दर्ज दे रहा हूँ आपको, तो एक दूसरा प्रोसेस है उसको भी उसी टाइम रैम की ज़रूरत पड़ी, अब रैम में इतनी स्पेस नहीं है, फॉर एग्जांपल भरा हुआ है, थोड़ी सी स्पेस थी, वो एक ने रिजर्व कर ली, दूसरा उसके लिए रुका हुआ है कि वो उसको उससे लेना चाहता है, लेकिन वो उसको अभी तक फ्री नहीं दे रहा पहला प्रोसेस, तो इसकी वजह से जो दूसरा प्रोसेस है वो रुका पड़ा होता है, हर्ट हुआ पड़ा होता है, उसको जगह ही नहीं मिलती, वो रुक जाता है। तो इसकी वजह से फिर आपकी जो सिस्टम है, सिस्टम में एरर आ जाता है और आपको सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है या आप सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो पूरा आपका DBMS सिस्टम अक्सर काम स्टॉप कर देता है, एरर आ जाता है उसमें, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी फेल हो जाती है। तो वही एग्जांपल है कि आपका जो प्रोसेस अक्सर चल रहे होते हैं सिस्टम में, तो आप उसको टास्क मैनेजर में जाके एंड टास्क करके स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दूसरे जो हमारे पास फेलियर की जो टाइप है या क्लासिफिकेशन है वो है सिस्टम क्रैश, ठीक है, सिस्टम क्रैश, देयर आर प्रॉब्लम दे मे कॉज द सिस्टम टू स्टॉप abruptly and cause the system to crash, ठीक है, for example interruption in power supply may cause the failure of underlying hardware or software failure, example may include operating system errors, आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है पावर सप्लाई की वजह से भी, ठीक है, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, या आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर आने की वजह से क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, हार्डवेयर लेवल तो आपके उसमें आ जाता है, पावर सप्लाई में आ जाता है, इंटरप्शन आ गई है तो आपका पूरा पावर सप्लाई क्रैश हो गया, सॉरी सिस्टम क्रैश हो गया, हार्डवेयर क्रैश हो गया, और सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाती है, जिसकी वजह सॉफ्टवेयर फेलियर क्यों आती है? अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब वायरस आ जाते हैं या एरर्स आ जाते हैं तो मोस्टली प्रोग्राम काम नहीं करते, ठीक है, किसी का क्लिक काम नहीं कर रहा, किसी के फाइल ओपन नहीं हो रहे, तो सिस्टम क्रैश हो जाता है इसकी वजह से। तो उसके बाद आ जाते हैं डिस्क फेलियर, डिस्क भी फेल हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शन फेलियर, आपके प्रोसेस जो हैं इंडिविजुअल प्रोसेस में मसला आ सकता है, उसके बाद सिस्टम में मसला आ सकता है, सिस्टम के अंदर डिस्क में मसला आ सकता है। इन अर्ली डेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन इट वाज अ कॉमन प्रॉब्लम वेयर हार्ड डिस्क ड्राइव्स और स्टोरेज ड्राइव्स वर यूज्ड टू फेल फ्रीक्वेंटली, कहते हैं कि अर्ली डेज में भी ये प्रॉब्लम थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्टोरेज के लिए जो भी हार्ड डिस्क यूज़ किए जाते थे या स्टोरेज यूज़ की जाती थी वो फ्रीक्वेंटली फेल हो जाती थी। These failures include information of bad sector, unreachability to the disk head crash, or any other failure which destroy all or part of the disk storage। अक्सर आपने देखा होगा कि बैड सेक्टर आ जाते हैं। बैड सेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? बैड सेक्टर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, आपकी जो प्लेटर लगे होते हैं उन प्लेटर्स पे आपके सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं,
उन सेक्टर में ट्रैक्स होती हैं, फिर ट्रैक्स में सेक्टर होते हैं और कलेक्ट, और एक से ज़्यादा सेक्टर जब आप मिल के बनते हैं तो हम उसको क्लस्टर कहते हैं। छोटे छोटे क्लस्टर सेक्टर होते हैं, उस हर सेक्टर में आपका डेटा स्टोर होता है। तो ये सेक्टर जब ख़राब हो जाते हैं किसी वजह से, किसी भी वजह से, एरर्स की वजह से, वायरसेस की वजह से या ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, तो उन सेक्टर में आपका जो डेटा है वो भी आपका उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका हार्ड डिस्क जब आप विंडो कर रहे होते हैं तो विंडो दरमियान में रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती किसी मोड पे, या अब उसको भी छोड़ दें, आप एक सीडी ले आते हैं, सीडी आपके पास अगर उसके ऊपर स्क्रैचेस लगे हुए हैं, सीडी के ऊपर या डीवीडी पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो वो कॉपी के दौरान उससे आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो वो एक लेवल तक 75 तक आ जाती है, परसेंट तक, और वहाँ पे रुक जाती है। आप फिर सीडी को उठाते हैं, साफ करते हैं, तो फिर वो थोड़ी बहुत आगे चल पड़ती है और 80% तक चीज़ कॉपी उससे हो जाती है, देन रुक जाती है। वो उसके ऊपर जो सेल हैं वो सेल क्लियर नहीं है, वो सेल जो सेक्टर हैं छोटे छोटे वो बैड सेक्टर बने हुए हैं, बैड सेक्टर हैं। वो उसमें डेटा रीड नहीं हो पा रहा, उससे डेटा रीड नहीं हो रहा, उसे उस पर राइट नहीं हो रहा। अनरीचेबिलिटी ऑफ द डिस्क, तो रैम उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा। जो रैम डेटा उठाता है वो आपको पता है वो हार्ड डिस्क से उठाता है, परमानेंट जहाँ स्टोरेज होती है, तो उससे डेटा हमेशा रीड होता है, वहाँ पे राइट होता है। या डिस्क हेड क्रैश हो जाता है, डिस्क पे आपका जो हैंडल लगा होता है जिससे हम डेटा को रीड राइट करते हैं प्लेटर्स पे, वो कभी क्रैश हो जाता है, या कोई और फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से आपका या तो कंप्लीट हार्ड डिस्क आपका उड़ जाता है या उसका कोई पार्ट उड़ जाता है। तो ये मेन जो फेलियर की क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं रिकवरी में, वो ये कि ट्रांजैक्शन फेलियर हो सकता है, प्रोसेस रुक जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, ठीक है, एक जगह पे आके रुक जाते हैं। और वजह क्या है, वो लॉजिकल एरर या कोड में एरर चल रहा है पीछे, या पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई मसला आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से उसने अपनी उसको जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जाती है उसमें। जैसे ये इसने एग्जांपल दिए हुए हैं कि डेडलॉक आ जाता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, या सिस्टम में बॉट हो जाता है किसी भी एक्टिव ट्रांजैक्शन की वजह से। रिकवरी फैसिलिटी क्या है, इनको रिकवर कैसे किया जा सकता है, ये तो हमने अभी तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि ये होता क्या है, रिकवरी का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या थी जो इसकी वजह से ये जो आ सकती हैं, फेलियर हो सकती हैं, कौन कौन सी टाइप्स थी फेलियर की। अब जो मेन रिकवरी के जो फैसिलिटी है वो कौन सी हैं, वो हम देखते हैं कि हम डेटा को फिर रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीक़ों से हम रिकवर कर सकते हैं, एक है सॉरी मैनुअल रिप्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड रिकवरी। दो तरीके हैं मेन, आपको इंटरनेट पे आपकी बुक्स में और भी काफ़ी मिलेंगी, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाउंडनेस नहीं है कि आपको मैंने जो चीज़ यहाँ पे दिखा दी है तो वो बस वही हो गई, ये फिक्स नहीं। आपको इसके अलावा और भी कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपने नोट्स में तो कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, निखार सकते हैं अपने नोट्स को। आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिकवरी, डेटाबेस रिकवरी का क्या मतलब है, किस वजह से फेलियर होता है, और कौन से फिर रिकवरी की फैसिलिटीज़ हैं। मैनुअल रिप्रोसेसिंग, in a manual reprocessing recovery approach the database is periodically backed up, ठीक है, a database save and all transaction applied since the last save are recorded, ठीक है। मैनुअली आप एक चीज़ सेव कर रख रहे होते हैं, मैनुअली का आपको पता है, एक काम जब आप फॉर एग्जांपल मैनुअल तरीके से कर रहे होते हैं तो आपको हाथ से बाकायदा बार बार टाइम निकाल के एक चीज़ को सेव करना पड़ता है। दो बातें हैं, एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटेड है। अब इसमें कॉन्सेप्ट बंदे का क्लियर हो जाता है कि मैनुअल में मुशक्कत है, बार कुछ काम करना है उसको सेव करने के लिए, ऑटोमेटेड में खुद ब खुद होगा। तो ये
आपको पता यहाँ से चल जाना चाहिए कि इन ए मैनुअल रीप्रोसेसिंग रिकवरी अप्रोच द डेटाबेस इज पीरियोडिकली बैकअप। पीरियोडिक मतलब है कि हर बार टाइम टू टाइम आपने उसका बैकअप बनाना है, डेटाबेस को सेव करना है पीरियोडिकली। पीरियोडिक का मतलब यही है कि टाइम टू टाइम, खुद नहीं होगा, आपने टाइम टाइम करना है। एंड ऑल ट्रांजेक्शन अप्लाइड सिंस द लास्ट सेव आर रिकॉर्डेड, और जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन को सेव किया है और आप काम कर रहे हैं तो जहां तक सेव किया है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। यानी आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे थे और आपने एक जगह पे कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, आप हाफ पेज तक आ गए थे, उसके बाद आपने फिर लिखना स्टार्ट किया, फिर आप थोड़ी देर बाद आए तो फिर आपने कंट्रोल एस प्रेस किया, या किसी को कंट्रोल एस का नहीं पता तो वो जाएगा ऊपर आपकी जो बना होता है सेव का बटन, या फाइल में जाके वहां पे सेव पे जाएगा और सेव में वहां पे सेव पे क्लिक करेगा, तो एक छोटा सा टाइम लग रहा है वहां तक जाने में छोटा सा टाइम लग रहा है। तो एक तो ये तो, और आप जब नीचे पैराग्राफ पे आए, दूसरी पेज पे आए, तो वहां पे आप भूल गए कंट्रोल एस दबाना, सेव करना, तो आपका फाइल अगर बंद हो जाती है किसी वो प्रॉब्लम की वजह से, ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाती है, तो आपने जहां तक सेव किया है वो लास्ट सेव का मतलब ये है अप्लाइड सिंस द लास्ट सेव, वो रिकॉर्ड होंगी, बाकी जो नहीं था वो नहीं होगा। इफ द सिस्टम क्रैशेस, अगर सिस्टम क्रैश होता है, the latest database backup set is restored and all of the transaction are reapplied by user। ये खुद करता है यूजर। अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आप खुद यूजर जो बैकअप उसने बनाया था, स्टोर कर करके बैकअप कर रहा था, बार बार पीरियडिकली जो बैकअप कर रहा था, तो जहां तक उसने स्टोर किया है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, टू ब्रिंग द डेटाबेस बैकअप टू द पॉइंट जस्ट बिफोर द क्रैश। तो वो जहां तक उसने स्टोर किया था, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो स्टोरेज कर रहे होते हैं, अपने डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, तो कहीं पे जैसे उनको प्रॉब्लम दरमियान में आती है तो वो फिर दोबारा से बैकअप चला रहे हैं, तो उसको दोबारा अपने उस पॉइंट तक ले आते हैं जहां से काम ठीक था, जहां तक, और जहां के बाद काम खराब हुआ। तो ये एक मैनुअल रिप्रोसेसिंग है, मैनुअल तरीके से रिकवरी है, और ये नॉर्मली आप लोगों को पता भी है कि ऐसे हम अक्सर कर रहे भी होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं है, लेकिन हम कंप्यूटर में अक्सर ऐसे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि कहीं पे आपकी प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस जगह तक ले आए। बैकअप का ऑप्शन आजकल मोबाइल में भी है, आपके सिस्टम में भी है, बैकअप लिखा होता है, बैकअप एंड रिस्टोर। कहीं पे भी मसला होता है तो आप बैकअप फौरन चला लेते हैं। सेवरल लिमिटेशन है इन मैनुअल रिप्रोसेसिंग अप्रोच की। टाइम रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई ट्रांजैक्शन, आपको टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लगाना पड़ता है, बार बार आपने बैकअप रखना है, बार बार बैकअप रखना है बाय मैनुअल तरीके से। रीअप्लाइंग पैरेलल ट्रांजैक्शन इन द सेम ओरिजिनल सीक्वेंस में नॉट बी पॉसिबल। और यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 ट्रांजैक्शन है, अब फर्स्ट आपने कंप्लीट की, दूसरी कंप्लीट की, तीसरी उड़ गई, फिर चौथी कंप्लीट की, पांचवी कंप्लीट की, फिर छठी उड़ गई, फिर सातवीं, इस तरह अगर 10 तक 3-4 दरमियान में खाली हैं तो आप मैनुअली कैसे ये इनको सेट करेंगे? आप जब भी बैकअप चलाएंगे फॉर एग्जांपल या स्टोर करेंगे, शायद उसमें ये हो कि वो एंड पे प्रोसेस चला जाए, तो कैसे ये मैनेज होगा कि आपके दरमियान वाले जो दरमियान में जो ट्रांजैक्शन मिसिंग थे वो उस सीक्वेंस में दोबारा आ जाए? तो ये खुद के लिए कह रहे हैं कि ये इस मैनेजमेंट सिस्टम में मैनुअल तरीके से करना बड़ा मुश्किल होता है। हो जाते होंगे, लेकिन कहते हैं कि मिसिंग हो जाती है कभी कभी। पैरेलल जो ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं उनको रीअप्लाई करना सेम ओरिजिनल सीक्वेंस में, वो ज़रा पॉसिबल नहीं है, ना वो मुमकिन नहीं है। तो ये मैनुअल रिप्रोसेसिंग में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड रिकवरी विद, ठीक है, ऑटोमेटेड रिकवरी विद रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड। फिर दो इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं इसके ऑटोमेटेड रिकवरी के, रोल बैक करो या रोल फॉरवर्ड। एज with the manual recovery approach, we also make periodic backups of the database, time consuming operation। क्योंकि हमारे पास जो मैनुअल तरीका था उसमें आप पीरियडिकली बैकअप बना देते डेटाबेस की, जो एक टाइम कंज्यूमिंग था,
इन द ऑटोमेटेड रिकवरी अप्रोच वी इंट्रोड्यूस अ लॉग फाइल इंट्रोड्यूस किया गया है ऑटोमेटेड रिकवरी में। दिस इज अ फाइल सेपरेट फ्रॉम द डेटा दैट रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस बाय ट्रांजैक्शन। अब वही बात कि आपने जैसे एमएस वर्ड खोला हुआ है तो आप एमएस वर्ड की सेटिंग में जाए तो वहां पे ऑटो सेव लिखा हुआ है। ऑटो सेव क्या करता है, 10 सेकंड के बाद खुद ही आपकी फाइल को सेव कर रहा होता है। ये मेरी बात जरा एग्जांपल गौर से सुने। जब आप एमएस वर्ड के कोई भी या एमएस ऑफिस के कोई भी वर्जन को ओपन करते हैं, कोई भी उसमें पैकेज को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को किया है, एक्सेल को किया है या पावर पॉइंट को किया है, तो उसकी आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में वहां पे आपको क्लियरली नजर आएगा ऑटो सेव। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, शायद मैं आपको दिखा सकूं। एक तो मैनुअल तरीका मैंने आपको बताया और मैनुअल तरीके से आपको दिखाया कि कैसे सेव किया जाता है। एक तो वो तरीका हो गया, एक आपका ऑटो सेव का तरीका होता है। तो ये यहाँ पे है, आपको नजर शायद आ रहा हो, ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद ऑटो सेव या ऑटो रिकवर होगा आपका फाइल। तो ये मैंने ऑन किया हुआ है, चेक किया हुआ है। 10 मिनट गुजरेंगे तो खुद ब खुद मेरा डेटा सेव होगा। लोकेशन भी है कि ऑटो रिकवर फाइल कहाँ पे पड़ी हो, ठीक है, वो यहाँ पे पड़ी हो। ये लॉग फाइल बन रही होती है। लॉग फाइल एक सेपरेट एक फाइल है, उसमें आपका डेटा ये रख रहा होता है। प्रॉपरली दोबारा तो फिर आपको सेव करना ही है, लेकिन ये कंप्यूटर आपके लिए हर 10 मिनट बाद रिकवर करेगा, डेटा सेव करेगा। तो ये एक लॉग फाइल क्रिएट करता है, अलहदा से एक फाइल होती है, उसमें आपकी पूरी चेंजेस आपने जो भी की हैं, रिकॉर्ड की हैं। आपने देखा होता है कि आप जैसे ये चीज़ अब ऑन है तो मेरा सिस्टम अगर बंद भी हो जाए और मैं इसको ऑन करूं तो जहां तक इसने 10 मिनट बाद सेव किया था वहां तक ये मुझे यहाँ पे साइड पे शो करके दे देगा कि आपने यहाँ तक सेव किया था, अभी लास्ट जो आपका सेव है, लास्ट सेव। तो आप ये देखना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं या बस आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते, तो मेरे पे फिर डिपेंड है। तो सिंपल ये एग्जांपल थी और ये आपको बताना था कि ये क्या चीज़ है। ये एक सेपरेट फाइल होती है, लॉग फाइल, उसमें पूरी चेंजेस जो आपने की हैं सारी सेव हो जाती हैं। दिस ट्रांजैक्शन लॉग इंक्लूड information helpful to the recovery process such as a transaction identifier, the date and time, the user running the transaction before images and after images, ठीक है। ये हेल्पफुल है रिकवरी प्रोसेस के लिए। कौन से, फॉर एग्जांपल आप कौन सी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है, उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी होती है, उसमें डेट एंड टाइम लिखा होता है कि अभी ये चल रही थी, बस 5 मिनट पहले ही चल रही थी। डेट कौन सी थी, ये आज वाली डेट थी जी। यूजर रनिंग, कौन सा यूजर रन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आपका चला रहा था उसको या गेस्ट यूजर चला रहा था। आपने सिस्टम में देखा होगा कि गेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अलहदा होते हैं, गेस्ट अलहदा होते हैं। तो कौन सा यूजर या कौन सा यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। डिफरेंट यूजर हो सकते हैं डेटाबेस के, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के ऑनवर्ड कोई और हर एक यूजर हो सकता है। तो कौन सा यूजर, उसका नाम, और इस तरह बिफोर इमेजेस एंड आफ्टर इमेजेस, ठीक है। तो ये अभी आगे देखते हैं कि बिफोर इमेज क्या है, कौन सी सेव होती है, और आफ्टर इमेज क्या सेव होता है। अ कॉपी ऑफ द टेबल रिकॉर्ड और अ डेटा आइटम बिफोर इट वाज चेंज बाय द ट्रांजैक्शन, वो भी कॉपी भी सेव होती है जिसमें अभी तक चेंजिंग नहीं हुई थी, ठीक है, वो भी सेव हो रही होती है, आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा ही कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे मैंने दोबारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं की तो वो भी सेव हो रहा है। और जहाँ पे आके रुका और उसमें ये पैराग्राफ था, इसमें चेंजिंग की तो वो पीस भी सेव हो रहा होता है, वो आफ्टर इमेजेस है। A copy of table or record or data item after it was changed by the transaction, किसी ऑपरेशन की वजह से अगर आप चेंजिंग करते हैं, जैसे हम डिलीशन, इंसर्शन, क्रिएशन और डिफरेंट मॉडिफिकेशन अपने उसमें कर रहे होते हैं डेटाबेस में, तो जहाँ तक की हैं वो भी सेव हो रही हैं और जहाँ नहीं की वो भी सेव हो रहा है। तो बिफोर इमेज भी सेव हो रहा है और आफ्टर इमेज भी सेव हो रहा है। यहाँ पे दो फैसिलिटी दी गई हैं ऑटोमेटेड रिकवरी में। रोल बैक, undo any partially completed transaction once in progress when the crash occurred by applying the before image to the database। आपने चेंजिंग कर ली, आपने कहा ये तो गलती हो गई, आप अनडू कर दें। जैसे यहाँ पे आपने एमएस वर्ड में ऊपर दो बटन देखी होंगी, अनडू और रीडू। अनडू का मतलब होता है कि आप बैक पे चले जाएं,
ओरिजिनल हालत में। रीडू का मतलब होता है कि आप आगे चले जाए, जो आगे वाली आपको तो आपने चेंजिंग की थी दोबारा उसमें वापस आए। तो सेम वही रोल बैक को अंडू और रोल फॉरवर्ड को रीडू। एमएस ऑफिस में आपने देखा होगा ऊपर एक बटन होगी, या पावर पॉइंट में भी देखा होगा, दो बटन होंगे, दो एरो होते हैं अंडू के लिए और रीडू। तो अंडू का मतलब वो है कि आप बैक पे जो आप ओरिजिनल हालत में जो फाइल थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे डॉट डॉट 3-4 डॉट मैंने डाल दिए। अब मैं कहता हूँ ये तो गलती हो गई, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब है अनडू। तो ये आप देख रहे हैं इसको बैक पे ले गया है ऑटोमेटिकली। मैंने कोई भी चीज़ नहीं प्रेस की, मैंने सिर्फ अनडू का वो पे प्रेस किया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं नहीं, यहाँ पे तो डॉट 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 ठीक है, तो फिर मुझे इसको रीडू करना पड़ेगा कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई से ये दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, ये दोबारा आ गया, कंट्रोल वाई से दोबारा आ गया। तो ये अनडू और रीडू, रोल फॉरवर्ड और रोल बैक। ठीक है, तो ये आपको समझाना था कि आपके दोनों इमेजेस सेव हो रहे हैं। मेरे दोनों इमेजेस, दो इमेजेस पड़े हुए हैं यहाँ। बिफोर इमेज क्या है अनडू, और अब देखें ये आपके लिए ऑटो सेव हो रहा है। अभी तक ये फाइल मैंने सेव नहीं की, अभी ये चेंजिंग जो मैंने की है कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी बैक पे इमेज बन रहा है ये डॉट्स का। ठीक है, ये मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल वाई, तो ये फॉरवर्ड चला जाता है। ये इमेज इसने रखी हुई है आफ्टर इमेज, और बिफोर इमेज भी पड़ी है। बिफोर इमेज अनडू वाली है, कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ओरिजिनल पे आ जाता है। तो ये मेन थीम है इसका कि आप कॉपी आप वो भी पड़ी होती है टेबल की, और कॉपी आप ये भी पड़ी होती है। रोल फॉरवर्ड अगेन आपकी रीडू कमांड है। रीडू the transaction by applying the after image of the database. This is done for transaction that were committed before the crash. ठीक है, जहां तक आपने कमिट किया था क्रैश होने से पहले तक, तो आप वहां तक उसको ला सकते हैं या वहां से आगे ले जा सकते हैं रीडू करके। कि आप कहें कि जहां तक मैंने कमिट किया है वहां तक इसको आ जाए, और अगर आप कहते हैं नहीं बिल्कुल बैक पे चला जाए, रोल बैक हो जाए उस पॉइंट तक जहां से एरर या जहां पे फेलियर के चांसेस नहीं थे, जहां पे फेलियर नहीं हुआ था, मैंने वहां तक करना है, तो आप बैक पे जा सकते हैं। The automated recovery process uses both rollback and roll forward to restore the database. ये दोनों यूज करते हैं ऑटोमेटेड रिकवरी, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया भी। ऑटो रिकवरी जो मैंने अपने सिस्टम में ऑन की है, फॉरवर्ड भी जा सकता हूँ, बैकवर्ड भी जा सकता हूँ। In the worst case, we would need to roll back to the last database backup point and then roll forward to the point just before the crash. ठीक है, कहते हैं कि बहुत ही ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास शॉर्ट डिसीजन ना हो, तो आप क्या करते हैं कि एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं, झाड़ू फेर देते हैं, फिर रिकवरी चलाते हैं। ठीक है, फिर आप रोल फॉरवर्ड करते हैं। पहले एक बार पूरा ऐसे नहीं करते कि जैसे आपने चलो यहीं पे ही रोल फॉरवर्ड रीडू का बटन दबा दिया, अनडू नहीं किया रीडू कर दिया, या रीडू कर दिया या अनडू कर दिया, रीडू नहीं किया। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पूरा हम एक दफ़ा साफ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेव किया और इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक इसको, अब ये देखें, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा रोल बैक करता हूँ, ये रोल बैक हो गया। अब रोल फॉरवर्ड करता हूँ, रोल फॉरवर्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, रोल फॉरवर्ड इसको कर देता हूँ दोबारा, ये दोबारा सारा का सारा आ गया। ठीक है, दोबारा मैंने एक दफ़ा क्लियर किया और दोबारा जिस जगह तक मैंने सेव किया था, यहाँ इस पॉइंट तक, अगर ये लाइन उस टाइम मैंने उड़ा दी थी और नहीं की होती तो ये ना आती, लेकिन ये सारा सेव था। तो ये बैक पे डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, इस सिस्टम में डेटाबेस चल रहे हैं, तो इसमें ये इसके इमेजेस भी बन रहे हैं, रिकवर भी हो रहा है लॉग फाइल के जरिए ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली आइडिया था कि डेटाबेस रिकवरी क्या चीज़ है। डेटाबेसेस हमारे सिस्टम में चल रहे हैं इस टाइम, पीछे बैकग्राउंड पे उसमें फाइल स्टोर हो रहे हैं। उसमें अगर कोई मसला आता है तो हम उसके लिए कंट्रोल एल डेल दबा के चले जाते हैं उसमें टास्क मैनेजर में, और उसमें प्रोसेस को हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।